नमस्कार। कहते हैं अगर आपका हृदय ईमानदारी से भरा हो तो शत्रु क्या पूरा संसार आपके समक्ष हथियार डाल देता है। एकदम सही बात है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई किसी प्रकार के भी क्षेत्र हो, उसमें ये बातें बहुत ही सटीक बैठती हैं। आज इसी ईमानदारी के साथ मैं ये प्रयास करूँगा कि आप सबको ये समझा पाऊँ या बता पाऊँ कि ये आखिर किसान बिल है क्या, जिस पे इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये जो 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, किसानों ने कहा है कि वो एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जहाँ तक कि उनको मंजूरी भी मिल चुकी है। वो क्या पूरा मुद्दा है उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो तीनों किसान बिल आए हैं, क्या सच में ये किसान विरोधी हैं या नहीं, इसको भी जानने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो हम कुछ टर्म्स सुन रहे हैं, APMC, MSP, और मुख्य तौर पर ये जो विरोध हो रहा है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों कर रहे हैं, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे हम। और सबसे खास बात कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही ये डिसाइड कर पाओगे, खुद ही ये सोच पाओगे कि क्या यह कानून जो सरकार ने लाया है, क्या वह किसान विरोधी है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम सबको ये समझनी होगी कि आखिर ये किसान बिल लाया क्यों गया है, किस वजह से लाया गया है, क्यों, क्या लाने का इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके लिए हमें पहले APMC के बारे में समझना होगा कि APMC क्या होता है। अगर मैं APMC कहूँ सिंपल भाषा में तो उसका फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। लेकिन आखिरकार ये APMC लाई क्यों गई, अब ये APMC को लाने का क्या वजह था, तो हम पूरा माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, लेकिन हर चीज़ कवर करने की डिटेल में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ पे विरोध करने से पहले ना उस कानून के बारे में या उस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पे प्रतिक्रिया देने से पहले आपका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको, तब बहुत अच्छा रहता है। तो अब सबसे पहली बात, ये APMC को लाने का वजह क्या था। अब इसको समझने के लिए मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूंगा, एक छोटी सी कहानी जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि APMC एक्ट को क्यों लाया गया और क्या पीड़ा होती थी, क्या दर्द होता था, क्या दुख होता था किसानों का, वो भी आप समझ पाओगे इस कहानी से। यह कहानी है एक किसान की, एक बिहार राज्य की किसान की। एक ज़िला रहता है सिवान, उसमें एक छोटा सा किसान रहता है एक छोटे से गांव में। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको पैसों की ज़रूरत है। पैसा यानी मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई चीज़ खरीदना हो या कोई भी चीज़ सर्विसेज लेनी हो तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और उस दौर में भी किसानों की भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। कभी बेटी की शादी हो गई घर में, या कभी मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई घर में, तो श्राद्ध करवाना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो उसी को देखते हुए अब किसान का तो एकमात्र स्रोत जो होता है कमाई का, वो तो सिर्फ और सिर्फ अनाज या फसल होते हैं। जो फसल वो उगाता है वो उसको बेचता है मार्केट में, और उससे जो पैसे आते हैं उसी से अपना घर खर्च चलाता है। तो अब ऐसे ही कुछ स्थिति जो है इस किसान की भी है। इस किसान को कुछ पैसे चाहिए होते हैं शादी करने के लिए अपनी बेटी की। और हम सब जानते हैं कि उस समय, मैं ये आपको बात बता रहा हूँ अराउंड जब हमारी देश आज़ाद हो गया था, तब 1947 यानी 1950s के अराउंड मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। तो उस समय दहेज प्रथा भी बहुत चरम सीमा पर थी, उसके लिए भी पैसा चाहिए, शादी करवाना है। तो अब इसको देखते हुए अब इसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, और ये क्या करता है, उस गांव के सबसे समृद्ध परिवार के पास जाता है पैसे लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, जिसे हम साहूकार भी कहते हैं या मनी लेंडर्स भी कहते हैं। तो उनके पास ये पहुंचता है, साहूकार के पास पहुंचता है। अब वो साहूकार इसे लोन तो दे देते हैं, इसे कर्ज तो दे देते हैं, लेकिन जो उस पर ब्याज का दर होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आप सोच सकते हो कि उस समय इंटरेस्ट रेट जो लगता था अराउंड 5 या 6 रुपये लगा दिए जाते थे। तो सोचिए कितना हाई इंटरेस्ट रेट है। उस समय 5-6 रुपये का बहुत महत्व था, जब कि उस समय कुछ पैसों में ही काम हो जाता था, कुछ पैसों में।
और वहाँ पे आप 5 से 6 रुपया लगा रहे हो इंटरेस्ट, तो सोचिए किसान का कितना प्रॉब्लम होगा उसको पे करने में। और उसका एकमात्र सोर्स उसका फसल है, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट टाइम कुछ जॉब कर रहा है। तो ये एक बात रही। तो उसको कर्ज तो मिल जाता है, लेकिन लोन जो होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत हाई होता है। तो अब ये पैसे तो उसको मिल जाते हैं। अब ये अपना फसल उगाता है, क्योंकि उसको भाई पे ऑफ भी करना है, अपने इंटरेस्ट को चुकाना भी है, अपने लोन को भी चुकाना और साथ ही साथ अपने घर खर्च को भी चलाना है। तो वो फसल लगाता है। लेकिन फसल लगाना ही से सिर्फ कुछ नहीं हो जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है कि उस साल सूखा पड़ जाता है उस गांव में। अब सोचिए कितना परेशानी होगी उसको, सूखा पड़ गया, ऐसे ही आधा अनाज खराब हो गया। अब उसके दिमाग पे मुसीबतें देखिए, एक तो घर खर्च के लिए पैसा चाहिए, एक कर्ज भी उतारना है और कुछ पैसे घर भी लेके जाने हैं, कुछ घर खर्च के लिए और कुछ अपने लिए भी बचाना है। अब सोचिए कैसे वो मैनेज करेगा इन सब चीज़ों को। बहरहाल वो जो भी बचा हुआ अनाज है, जो फसल है, उसको काटता है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है दुर्भाग्यपूर्ण कि वो साहूकार भी जो रहता है, जो मनी लेंडर, वो भी उसके ज़मीन पर, खेत पर पहुंच जाता है, आ धमकता है और बोलता है कि लाओ मुझे मेरे पैसे दो, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट भी पे ऑफ करो और लोन भी दो, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करो और इंटरेस्ट भी दो। तो अब ये कश्मकश में आखिर करे तो करे क्या किसान। तो अब देखिए क्या होता था उस किसान के साथ कि वो वहाँ पे साहूकार आ जाता था और वो पूरे जो अनाज है उसका, जो फसल है, उसको वो खरीद लेता था। और ख़रीदता भी कैसे था, कोई ऐसा नहीं कि कोई अमाउंट पैसा उसको दे दे रहा उस खरीदने के बदले, वो अपने उधार को एडजस्ट कर लेता था। यानी कि उस फसल जो आई उससे उसने उधार को एडजस्ट कर लिया और बाद में किसान को कहता था कि चलो भाई मेरा उधार एडजस्ट हो गया, इंटरेस्ट भी इसमें मैंने ले लिया अपना, और उसको एक चवन्नी मात्र भी नहीं मिलता था किसान को। तो सोचिए कितनी दयनीय स्थिति थी किसान की। आज़ादी तो कहने को तो मिल गई थी, लेकिन संपूर्ण तौर पे आज़ादी से पहले भी शोषण होते चला आ रहा था किसानों का, और आज़ादी के बाद भी संपूर्ण तरीके से आज़ादी नहीं मिली थी किसानों को। तो ये तो बात रही। इसी को देखते हुए, हालांकि मैं बता दूं ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं थी, ये सच्चाई थी। और ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ तो अपने ही गाँव की आप बीती बता रहा था। और यह सिर्फ एक बिहार राज्य की ही आप बीती नहीं थी, ऐसे मात्र कितने राज्य थे भारत में जहाँ पे किसानों को ये शोषण देखना पड़ता था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी को देखते हुए किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, ये एपीएमसी एक्ट लेकर आई। अब ये एपीएमसी एक्ट क्या करता था ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो एपीएमसी एक्ट ने ये अनिवार्यता रख दी कि किसान जो होगा, जो अपनी फसल की पहली बिक्री जो होगा, वो इन एपीएमसी मंडियों में करेगा, जिसे हम पंजाब और हरियाणा में सब्जी मंडी के नाम से जानते हैं। तो अब इससे हुआ क्या, देखिए ध्यान दीजिए। तो एपीएमसी एक्ट में फसल की पहली बिक्री किसानों के द्वारा अगर ये अनिवार्य कर दी गई तो इससे क्या हो गया, इससे अब ये हो गया कि साहूकार आ धमक नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं किसान के खेत में और ये नहीं कह सकते कि लाओ फसल कितना हुआ और हम अपना उधार एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन, ये शोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब पहली बिक्री जो होगी फसल की वो सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडियों में ही होगी। तो ये अच्छी बात रही, लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण किसान जो है वो एक शोषण से बाहर आए तो एक दूसरे तरीके का शोषण होने लगा। हालांकि जो पहली शोषण थी, यानी पहली टाइप की जो एक्सप्लॉयटेशन थी, वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो सेकंड टाइप की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई। हालांकि कम थी सेकंड टाइप की एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन तब भी थी। अब हम उसको समझेंगे कि क्या थी, और उसको समझने के लिए हमें एपीएमसी एक्ट के डीमेरिट्स को समझना होगा कि उसमें क्या कमियां थी। अब देखिए पहले स्ट्रक्चर को समझिए। एपीएमसी में क्या होता है, ऑक्शंस हॉल होते हैं जहाँ पे नीलामी होती है, किसान ट्रांसपोर्ट आते हैं और वहाँ पे बोली लगती है। अब देखिए पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, वो पूरा एक इकोसिस्टम है एपीएमसी। उसमें बैठते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वजन करने वाले लोग होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं। अब जब किसान अब पूरे स्ट्रक्चर को समझिए, जब किसान को अपनी फसल बेचनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ वो एपीएमसी मंडियों में जो बनाई गई है उनके ज़िले में नियरेस्ट जो मंडी है उसी में बेच सकते हैं और कहीं भी नहीं बेच सकते हैं। तो वो लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च पड़ेगा। अब भाई अपने खेत से उन मंडियों में ले जाना, लोड करवा के ट्रैक्टर में, उसका खर्च पड़ेगा, तो एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो गया। लेकर आए,
वहाँ पे कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम मिडिल मैन कहते हैं, और पंजाब और हरियाणा में इन्हें आमतौर पे आड़तीय कहते हैं। अब ये मिडिल मैन क्या करते हैं, ये मदद करते हैं उन किसानों को, क्योंकि भाई किसान तो वो चीज़ों से अवगत नहीं है, वहाँ मंडियों में तो वो काम कर नहीं रहा है, तो उसको हेल्प चाहिए। तो ये कमीशन एजेंट्स क्या करते हैं, मिडिल मैन क्या करते हैं, कुछ कमीशन ले लेते हैं जो वो फसल बिकवाते हैं किसानों का, और उसके बदले वेटिंग करवाना, उसका वजन करवाना, क्वालिटी चेक करवाना, और साथ ही साथ उनको ये भी हेल्प करते हैं कि किन ट्रेडर्स के पास, क्योंकि उसमें बहुत सारे मार्केट होते हैं जो लोग खरीदने आते हैं किसान के फसलों को, तो ये बताते हैं कि आखिर किस मार्केट में, किस शॉप में आप बेचोगे तो आपको कितना रेट मिलेगा। तो वो मदद करते हैं, उस सर्विस के लिए वो अपना एक कमीशन लेते हैं। ये सब बात रही। अब ध्यान से इसके डीमेरिट्स को समझिए, आप खुद ही इस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे। जब इस एपीएमसी एक्ट ने ये अनिवार्यता रख दी कि सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ बेच सकते हो अपने फसलों को, सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडियों में, मतलब उस मंडी में ही बेच सकते हो, तो इससे क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, एकाधिकार यानी मोनोपोली। और मैं बता दूं, जहां भी एकाधिकार होती है ना, चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए कि आज हमारे देश में इतने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये क्या होते हैं, ये लोग बहुत सारे, जब बहुत सारे कंपनीज होती हैं तो क्या करते हैं, आपको ऑफर्स देते हैं अट्रैक्टिव, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि कस्टमर्स, कंज्यूमर्स मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। कभी सस्ता कर देंगे नेट पैक, कभी कुछ फुल टॉक टाइम या वगैरह वगैरह टाइप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस होता है, डिस्क्रिशन होता है कि भाई वो क्या चूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए अगर इस इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अगर जियो होता, मतलब रिलायंस होता, टेलीकॉम इंडस्ट्री यही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये चाहता तो मन चाहे दाम में अपना प्राइस सेट कर लेता कि भाई हम नेट पैक का इतना कॉस्ट लेंगे और टॉक टाइम का इतना कॉस्ट लेंगे, चाहे सर्विसेज के लिए हम इतना चार्ज करेंगे अपने कंज्यूमर से। तो आप आखिर क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बस वही एक इंडस्ट्री है जो कि उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो ना चाहें तो फिर वो सर्विस उनको नहीं मिलेगी, तो वो जितना भी प्राइस सेट करे ना, उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो यही मोनोपोली, एकाधिकार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। उसी तरह एपीएमसी एक्ट भी था, भाई किसान को सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में ही बिक्री करनी है, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, कहीं और नहीं बेच सकता वो, उसे ये कोई आज़ादी है ही नहीं। तो अब एपीएमसी के भी अंदर धांधली होती थी। अब देखिए धांधली कैसे होती है, करप्शन कैसे होता है। क्या करते हैं कि ये जो एपीएमसी के अंदर जो होलसेलर काम कर रहे हो दुकानदार, वो एक प्राइस सेट कर लेते हैं मिलके, और अपने कमीशन एजेंट्स को भी उसमें शामिल कर लेते हैं कि भाई कमीशन एजेंट भी कहे कि इतना ही रेट है। और जब किसान आएगा मंडी में बेचने के लिए तो उसका कमीशन एजेंट बताएगा कि भाई सब जगह एक ही रेट है। तो जब रेट फिक्स हो गया तो क्या हो गया, अब किसान के पास कोई चॉइस नहीं बचा, उसको वहीं बेचना है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, वो एपीएमसी के बाहर बेच ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कानून की बाध्यता थी कि आपको सिर्फ मंडी में ही बेचनी है, अपनी फसल की पहली बिक्री वहीं पे करनी है। तो अब यहाँ पे फंस गया, उसको कोई रेट बाहर जाके उसके पास फ्रीडम नहीं है कि वो अलग रेट में बेच सके। तो इस तरीके से करप्शन होता था, जिसको हम आम भाषा में ओलिगोपोली भी कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग मिलके क्या करते हैं, एक प्राइस सेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में मदर डेयरी और अमूल की दूध बिक रही है। अब इन दोनों ने क्या किया, एक प्राइस को फिक्स कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम इतने में ही बेचेंगे। तो भाई कंज्यूमर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दूध तो यहीं से मिलेगा, तो जितना भी प्राइस सेट करे उतना ही में लेना है। या मान लीजिए अमूल और मदर डेयरी ने एग्रीमेंट किया कि अमूल हम दिल्ली में बेचेंगे इस प्राइस पे, और तुम मदर डेयरी हरियाणा में बेचना अपना दूध। तो फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया डिफीट करने के लिए कंज्यूमर्स को। तो ये सारी चीज़ें जो थी एपीएमसी में प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब किसान लेकर आता था अपना फसल, तो एक तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा उसमें, और वो लमसम मान लीजिए 5% पड़ जा रहा है, जितना उसको अमाउंट वो अर्न कर रहा है उसका 5% उसका ट्रांसपोर्टेशन में चला जा रहा है। प्लस एजेंट्स को, मिडिल मैन को भी देना पड़ता था, कमीशन एजेंट्स, और भी वगैरह वगैरह टाइप के सेस या टैक्स होते थे जो कि दुकानदार वहाँ खरीदने के लिए आते थे, उनको भी देना पड़ता था। मार्केट फीस होता था और एक रूरल डेवलपमेंट सेस होता था। तो ये सारे चीज़ों को मिला के लगभग 10-15% जो था, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इतना सेस टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब सोचिए ये टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा पड़ रहा है।
अब इसको क्लैरिटी देने के लिए ना मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए तो ये सारे इसमें डीमेरिट्स थे। अब हम समझेंगे कि इस डीमेरिट्स को कैसे दूर किया गया एक्ट लाके। तो चलिए अब हम कानून देखते हैं जो फार्म्स बिल में, जो फार्म्स एक्ट है, कानून बिल ना कहें क्योंकि ये कानून बन चुका है। तो ये जो फार्म्स एक्ट है ना, ये जो कानून है उसमें सबसे पहले एक्ट को हम डिस्कस करते हैं। अब यही एक्ट ने क्या हुआ, इसके ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये एक्ट लेकर आया जो कि हम फार्म बिल्स के नाम से जानते हैं, जिन पे विरोध हो रहा है। पहला बिल क्या है, तो उसका नाम है फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ 2020। यानी कि जो भी कृषक उपज हो रहे हैं, यानी फार्मर्स के जितने भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उपज किए जा रहे हैं, उसका ट्रेड यानी कि उसका व्यापार और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, और साथ ही साथ हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे फैसिलिटी दे, यानी कि सहूलियत प्रदान करे किसानों को। तो ये चीज़ था। अब देखिए सबसे पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो एक्ट है, ये फार्मर प्रोड्यूस जब हम बोलते हैं, कृषक उपज जो बोलते हैं, तो ये किन किन टाइप के उपजों को इंक्लूड करती है, यानी इसका दायरा क्या है। अगर आम तौर पे आप सुनोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि कृषक उपज मतलब कि गेहूं और चावल, यही समझ में आएगा। लेकिन ये एक्ट का दायरा सिर्फ गेहूं चावल को कवर नहीं करता है। अब मैं बताता हूं कि ये क्या क्या कवर करता है। पहले तो सीरियल्स कवर होते हैं, यानी कि गेहूं चावल जो अनाज हमें समझ में आता है। दूसरा पल्सेस भी हैं, इसमें दाल भी है, मूंग दाल, अरहर दाल, ये सारे भी कवर्ड हैं एक्सेट्रा। साथ ही साथ वेजिटेबल्स भी आते हैं, इसमें सब्जियां भी आती है और फल भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं। और इतने ही तक सीमित नहीं है, यानी कि जो ज़मीन से उगाई जा रही फसल हो रही है बस वही नहीं इसमें इंक्लूडेड है, उसके साथ ही साथ पशुपालन भी आता है, यानी गोइट्री, फिर से आप कह सकते हो फिशरी, प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, यानी जो दुग्ध के सामान बनते हैं ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और इतना ही नहीं, जो रॉ जूट होता है और रॉ कॉटन जो हम सुनते हैं ना, वो भी इसमें, यानी कि उसको भी जो उगाता है ना, वो भी इसमें कवर्ड है। तो इस कानून का दायरा आप देखिए कितना बड़ा है, यानी कि किन किन टाइप के कृषक उपज को ये इंक्लूड करता है। यानी ये सारे जो चीज़ें हैं, जो भी उगाते हैं या जो भी इसका पशुपालन करते हैं, इन सब चीज़ें जो है ना, ये गवर्न होगी इस बिल के द्वारा, इस कानून के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुख्य तौर पे लोगों को यही समझ में आता है कि अनाज में अनाज का ही है, गेहूं चावल ही है बस। तो ये गेहूं चावल को ही सिर्फ कवर नहीं करता, इसका एम्बिट बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है। मुख्य तौर पे जो विरोध कर रहे हैं वो गेहूं चावल वाले ही हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इसका दायरा। अब इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या व्यापार है, खरीद बिक्री प्रॉफिट, और साथ ही साथ पूरा वाणिज्य कॉमर्स जो होता है ना, एक बहुत बड़ा एक्टिविटी होता है। उसमें सब टाइप्स के जो आप कह सकते हो ट्रेड जो होते हैं ना, वो शामिल होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसान जो है वो अपने अनाज को जूट बैग में भर कर ला रहा है, तो वो जूट बैग जो बना है ना, वो भी कॉमर्स का पार्ट है। जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो भी कॉमर्स का पार्ट है। तो कॉमर्स जो होता है वो बहुत वाइड एस्पेक्ट होता है। तो ये कानून क्या करेगा, किसानों के जितने भी प्रोड्यूस हैं, जो कि हमने देखा कि क्या क्या प्रोड्यूस इसमें कवर्ड है, उन सब को, उनका जितना भी बिजनेस व्यापार होगा और जितना भी वाणिज्य कॉमर्स होगा, उसको सहूलियत प्रदान करेगा और प्रमोट करेगा कि किस तरीके से इनकरेज करें हम किसानों को ये कार्य को करने के लिए। तो उसके लिए भी ये एक्ट लाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अभी जो हमने एपीएमसी के ड्रॉबैक्स को देखा, आखिर ये एक्ट कैसे उन ड्रॉबैक्स को ख़त्म कर देता है, क्या उसमें कमियों को पूरा करता है, किस तरीके से उन कमियों को ख़त्म करता है, वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इस एक्ट का पहला फीचर यही है कि आप ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी भी बेच सकते हो। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही जाके भेजो। ये वैधता जो थी ना, कि अनिवार्यता थी कि हम एपीएमसी में ही बेचेंगे, ये अनिवार्यता को इस कानून ने ख़त्म कर दिया। और साथ ही साथ जब ये अनिवार्यता ख़त्म हो गई, साथ ही साथ इसमें ये भी प्रोविजंस इसमें हैं कि अगर किसान चाहे तो वो इंटर स्टेट बेच सकता है और इंट्रा स्टेट। अब भाई ये दो शब्द क्या होते हैं। जो इंट्रा स्टेट होता है ना, क्योंकि ये जो एपीएमसी एक्ट पुराना था, इसमें था कि आपके जो नियरेस्ट एपीएमसी मंडी है उसी में आपको जाके बेचना है। अब इसने क्या किया कि अब किसान चाहे तो राज्य के किसी भी कोने में, अपने राज्य के किसी भी कोने में वो जाके अपने फसल को बेच सकते हैं। पहली अच्छी बात ये रही, ये होती इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट क्या है, बिटवीन द स्टेट। यानी अगर किसान को देखे, उदाहरण हम ले लेते हैं, मान लीजिए
एक झारखंड का किसान है और उसको दिखता है कि भाई दिल्ली में तो उसे बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, बहुत अच्छी कमाई हो रही है उसकी फसल की। मान लीजिए वो आलू जो यहाँ पे उसे सिर्फ 10 रुपया मिल रहा है, दिल्ली में उसे 20 रुपया मिल रहा है बेचने पे, तो फिर उसके पास ये फ्रीडम है। इस कानून ने उसको आज़ादी दे दी कि वो दिल्ली भी जाके बेच सकता है अपने फसलों को। तो कितनी अच्छी बात है ये एक बात रही। तो इंटर स्टेट में भी प्रोविजन दे दिया। साथ ही साथ अब किसान चाहे तो वो अपने फार्म गेट के सामने ही, या मान लीजिए अगर बहुत बड़ा कोई जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, अचार बनाने का एक फैक्ट्री है, अचार बनाता है, तो उसको बहुत सारे रॉ मैंगोस चाहिए, मतलब अचार बनाने के लिए उसे बहुत सारे आम की ज़रूरत होगी। तो वो आम क्या करेगी ना, वो अपना एक सेंटर खोल देगी, या फार्म जो किसान बहुत सारे, मान लीजिए बड़े बड़े किसान हैं, 5-6 किसान हैं या 100 किसान हैं एक खेत में, तो वहीं पे एक कलेक्शन सेंटर खोल देगी और बोलेगी कि आप यहाँ पे जमा कर दो अपने जो भी फल हैं, आम हैं। तो उसको वो वहाँ से कलेक्ट कर लेगी, जांच कर लेगी, क्वालिटी चेक करके, और वो फिर अपने ट्रांसपोर्ट से अपने फैक्ट्री तक लेते जाएगी। तो कितनी अच्छी बात रही, किसानों को ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। जो पहले एपीएमसी मंडी में वो ट्रांसपोर्ट ट्रैक्टर पे भर के लेके आते थे, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, कमीशन एजेंट्स को कमीशन देते थे, वो एक झटके में सॉल्व हो गया। वो डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ ही करार कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे बेच सकते हैं। साथ ही साथ इस कानून में ये भी प्रोविजंस हैं कि अगर कोई स्टेट जो चाहे ना, वो कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगा सकता। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं ये आभास था कि अगर हम कानून लेते आते हैं, और अगर, क्योंकि ये जो विषय है वो राज्य सूची की भी तो विषय है ना, एग्रीकल्चर, तो अगर कोई राज्य जो है वो अगर इस पे टैक्स लगा दे, हैवी टैक्सेस लगा दे, तो फिर तो भाई जिस हमने कारण से इस पूरे लॉ को बनाया, कानून को बनाया, वो तो धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर हैवी टैक्सेस फार्मर्स को देना पड़ रहा है स्टेट के बाहर बेचने के लिए अपने अनाज को, या अदर जिले में बेचने के लिए स्टेट के अंदर, तो फिर क्या फ़ायदा अगर हैवी टैक्सेस देना पड़ रहा है, तो किसान क्यों जाएंगे उतने पैसे को पे करके। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही साफ तौर पे इस कानून में लिख दिया है कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं है इस पर टैक्सेस लगाने की, यानी पूरे तरीके से पावर छीन लिया गया राज्यों से कि वो टैक्स नहीं लगा सकती, एक्स्ट्रा टैक्स। और मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है, इसलिए क्योंकि इसको बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये तो राज्य सूची का विषय है, यानी कि ये स्टेट लिस्ट है, इसमें यूनियन ने कैसे गवर्नमेंट बना दी। कर सकती है, कब कर सकती है? जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था कि उन्हें कुछ लैंड रिफॉर्म्स लाना था और स्टेट उस तरीके से काम कर नहीं रही थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें क्या किया, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एंट्री 33 डाल दी। तो इसीलिए जब आप पढ़ोगे ना, जो स्टेट लिस्ट में जो कानून है जहाँ पे स्टेट को पावर देती है स्टेट लिस्ट के अंदर टू मेक द लॉज ऑन एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे लिखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33, यानी कि जितने भी पावर मिले हैं ना राज्य सरकार को, वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन है। मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट जो होगा ना, वो यूनियन गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाती है एंट्री 33 के अंदर, और मान लीजिए उसमें कुछ राज्य सरकार का कानून और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो है वो क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट है, असमांतर है दोनों में, तो यहां पे जो कानून बनाई गई है ना केंद्र सरकार के द्वारा, वो प्रिवेल करेगी, यानी कि वो लागू रहेगी। तो उसको ज़्यादा मजबूती दी गई है, तो इसीलिए असंवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका मैकेनिज़्म क्या है। डिस्प्यूट, मान लीजिए अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसानों के बीच या जिसको वो फसल बेच रहा है उसके बीच, अगर कोई तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो आखिर वो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैटर को। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज़्म है ना, इसमें इस कानून के अंदर ये कहा गया है कि सबसे पहले तो ये एसडीएम के पास जाएगा, और एसडीएम क्या करेगा, एक कंसिलिएशन बोर्ड का गठन करेगा। कंसिलिएशन बोर्ड में एक चेयरपर्सन होंगे, और वो चेयरपर्सन जो होंगे ना, वो एसडीएम के ही अधीन होंगे। अब बाकी के 1 या 2 पर्सन दोनों पार्टीज़ के रखे जा सकते हैं, जो कि दोनों पार्टीज़ के तरफ से रहेंगे, यानी कि कुल 5 मेंबर्स का ये बोर्ड बन सकता है। और फिर अगर समझौता हो गया तो अच्छी बात है। कंसिलिएशन बोर्ड का मतलब होता है कि आपको कोर्ट में ना जाना पड़े, कोर्ट कचहरी में ना जाना पड़े, और आप कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर ले रहे हो, समझौता कर ले रहे हो, सेटलमेंट हो जा रहा है आपका। तो ये कंसिलिएशन बोर्ड का काम होता है। तो अगर समझौता हो गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो
एसडीएम क्या करेगा, एक डिसीजन देगा और किसी के पक्ष में देगा डिसीजन, और अगर आप चाहो तो उसको चैलेंज कर सकते हो, एक अपील कर सकते हो अराउंड 60 डेज के अंदर। किसको? कलेक्टर को कर सकते हो 60 डेज के अंदर, और जो कलेक्टर देगा फिर वो फाइनल होगा। लेकिन अब बात क्या है? अब बात ये है कि इसमें सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को छीन लिया गया। यानी कि अगर कोई क्योंकि देखिए हम जब सीपीसी में पढ़ेंगे ना, सिविल प्रोसीजर कोड में, तो उसमें सेक्शन जो 9 है आई थिंक, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं, तो उसमें यह कहता है कि जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट्स को सारे सिविल सूट्स को ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर कोई अलग से ऐसा कानून बन जाए जो कि उसके इस पावर को एक्सप्रेसली एक्सप्लेन करे कि वो पावर नहीं है, तो फिर सिविल कोर्ट का पावर नहीं होगा। तो साफ तौर पे इस कानून ने ये स्टेट कर दिया है कि सिविल कोर्ट को इसमें पावर नहीं होगी। इसीलिए सिविल कोर्ट का जो है ना, सिविल सूट ट्राई करने के लिए इस केस में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। यानी कि जो भी मैटर डिस्प्यूट के हैं वो किसान या जो अदर पार्टी है वो सिविल कोर्ट में लेके नहीं जा सकती। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा कि कोर्ट को भी इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए कोर्ट जो होता है ना, उस पर एक विश्वसनीयता होती है, लोगों की एक विश्वास होता है। क्योंकि आज भी आप देखो तो कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, हम कोर्ट में देखेंगे, चाहे कोर्ट में मैं केस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आज भी लोग को विश्वास है कि कोर्ट जो भी फैसला देगी सही देगी। और ये विश्वास क्यों है उसके लिए भी जानकारी रखना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो डीएम होते हैं, जो जिला के मुखिया होते हैं, डीएम हो गया या कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं। यानी कि ये जो है सरकार के ही अंग है, सरकार के ही पार्ट में आते हैं। यानी कि मान लीजिए कल को अगर सीएम, आपने देखा भी होगा मूवीज़ में कि भाई डीएम को या जो कलेक्टर्स होते हैं उनको एक डर होता है कि कहीं कल को उनका ट्रांसफ़र ना कर दे सीएम। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं ये बॉडीज़। तो इसीलिए एक भाव होता है, एक डर होता है कि कल को ये गलत फैसला ना ले ले। और बहरहाल जो कोर्ट होती है, जुडिशरी होती है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इसीलिए आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो जज है वो डरता है किसी को जजमेंट देने से। वो किसी के प्रति भी जजमेंट पास कर सकता है, जो भी रॉन्ग डूअर उसके कोर्ट में, न्यायालय में पेश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कोर्ट पे लोगों को इतना विश्वास और भरोसा होता है। तो ये पॉइंट जो था, मुझे लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए था, कोर्ट को भी पावर देना चाहिए था। बहरहाल मैं बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है संविधान का। यानी कि अगर कल को फंडामेंटल राइट किसी का वॉयलेट हो सकता है तो आराम से वो जा सकता है किसान। या अगर कोई ऐसा डिसीजन पास किया जाता है इन कलेक्टर्स के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, जो कि आर्बिट्ररी है, मतलब रैंडमली जैसे मन किया उस तरह पास कर दिए, विदाउट डिसाइडिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, तो उस बेसिस पे भी किसान चाहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये जानकारी रखना जरूरी है। लेकिन सिविल कोर्ट के पावर को साफ तौर पे छीन लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मोटा मोटी पूरा इस कानून का मतलब हुआ। अब एक और कानून है, सेकंड कानून, जिसे समझना जरूरी है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी नाम से जानते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। एम्पावरमेंट भी दे रही है, सशक्तिकरण भी कर रही है और उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रही है। क्या चीज पे? तो एग्रीमेंट पे, समझौता पे, ऑन प्राइस एश्योरेंस के लिए कि भाई आपको जो फिक्स प्राइस हुआ वो प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ प्राइस एश्योरेंस भी है और फार्म सर्विसेज के लिए भी। यानी कि अगर मोटा मोटी मैं तौर पे कहूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। यानी एक ऐसा कानून जहां पे किसानों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि आप एग्रीमेंट कर सकते हो किसी कंपनी के साथ या किसी फैक्ट्री के साथ या किसी स्पॉन्सर, अगर मैं एक शब्द बोलूं तो वो सही रहेगा, स्पॉन्सर के साथ आप करार कर सकते हो, जहां पे आप फसल बेचने की बात कहोगे और वो भी बोलेगा, डिमांड करेगा कि उसको इतना फसल चाहिए, उसके लिए वो इतना प्राइस देगा। तो वो प्राइस को एश्योरेंस देता है कि आपको प्राइस भी मिलेगा जो उसमें एग्रीमेंट हुआ है, जो समझौता हुआ है, और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा ये कानून। तो यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब मान लीजिए, इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए रिलायंस फ्रेश है या बिग बास्केट है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये हम जानते हैं कि भाई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या जो भी सामान है वो बेचते हैं, तो इनके लिए इनको सामान चाहिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स चाहिए, तो वो कहाँ से खरीदेंगे? और बहुत हाई लेवल पे चाहिए, मतलब कि मास लेवल पे चाहिए, क्योंकि भाई ये तो पूरे इंडिया लेवल पर बेचते हैं ये लोग। तो उसके लिए उनको कलेक्शन भी तो करना पड़ेगा ना,
उन फार्म प्रोड्यूसर्स का। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक किसान के साथ एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया कि आप हमें इतना लाख टन ये अनाज दोगे या वेजिटेबल या किसी टाइप का फ्रूट्स प्रोवाइड करोगे। तो ये जो करार हो गया ना, समझौता हो गया, और साथ ही साथ उस समझौते में प्राइस भी लिख दिया जाएगा कि ये प्राइस जो है किसान को मिलेगा ही मिलेगा, और उस समझौते में किसान को इतना लाख टन हमें फार्म प्रोड्यूस देना होगा। तो कितनी अच्छी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एपीएमसी एक्ट था ये परमिशन नहीं देता था। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको सिर्फ मंडी में ही बेचना है, तो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे? तो ये फ्रीडम जो है ना, पहले कानून ने क्या किया, जो बाध्यता थी, अनिवार्यता थी, वो खत्म हो गई। अब अनिवार्यता खत्म करके दूसरे कानून में क्या किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यानी जिस तरीके से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अधिनियम है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, उसी तरह अब किसान भी एग्रीमेंट कर सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज के साथ या फैक्ट्रीज के साथ। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब भी किसान कोई अपना फसल उगाता है ना, एक दुविधा भी उसके दिमाग में होती है कि भाई हम कल को उगा तो रहे हैं, लेकिन क्या ठीक है कि मुझे इस पे सही रेट मिलेगा कि नहीं। तो ये भी कितनी अच्छी बात है कि अब जो फसल वो उगा रहा होता है उसे पता है कि मुझे इतना डिमांड है और मुझे इतना ही उगाना है, और उसी के तहत वो उतनी ही फसल उगाता है, और वो क्वालिटी भी चेक करते रहता है कि हाँ भाई अच्छा क्वालिटी मुझे ग्रो करना है और मुझे उसके लिए पैसे भी मिलेंगे। वो आश्वस्त है कि मुझे फ्यूचर में इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, और ये अगर कोई तोड़ेगा तो उसके लिए पेनाल्टी है। तो ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि कन्फ्यूजन, दुविधा जो है वो रहती है। अब मान लीजिए आज ही को आप जॉब कर रहे हो, तो आपको पता है कि भाई मुझे महीने के आखिरी तारीख को जब मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो फिर मुझे महीने के जो पहली तारीख होगी उस दिन मुझे अपनी सैलरी आ जाएगी, मैं आश्वस्त हूँ। लेकिन सोचिए किसान के मन में ये दुविधा हमेशा रहती है। हालांकि एमएसपी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हर टाइप के फसल पे नहीं मिलती है। तो ये बहुत अच्छी इसकी एक बात है। साथ ही साथ अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की कोशिश करता है तो उसमें अब सज़ा देख लीजिए क्या है, पेनाल्टी क्या है, वो भी हम जान लेते हैं। अगर मान लीजिए स्पॉन्सर है, यानी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वो अगर तोड़ती है, ब्रीच करती है, तो उसको हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। पहली बात, हर्जाना क्या, तो जितना नुकसान हुआ है, जितना करार हुआ था प्राइस पे करने के लिए उस किसान को, उतना तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसका 1.5 गुना पेनाल्टी उस पर लगा दिया जाएगा, 1.5%। और अगर किसान ये गलती करता है तो किसान के लिए नम्रता रखी गई है, और उसके लिए क्या विनम्रता है, उसके लिए क्या, कैसे लाइट कर दिया गया पेनाल्टी, सिर्फ और सिर्फ उसको हर्जाना पे करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। यानी कि उस पर कोई एक्स्ट्रा पेनाल्टी नहीं है, जितना नुकसान हुआ है स्पॉन्सर को उतना ही स्पॉन्सर को पे करना पड़ेगा अगर उसके गलती से हुआ है। ये एक बात रही है। और भी आप एक बात सुन रहे हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई किसान का ज़मीन चला जाएगा, मॉर्टगेज हो जाएगा, गिरवी रख देंगे, चाहे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो आके किसान की ज़मीन को ही हड़प लेंगे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि पहले इस कानून को पढ़ा जाए। इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि इस कानून में लैंड कभी भी कंडीशन नहीं बन सकता है। ज़मीन कभी भी, जो किसान का ज़मीन है उसको कोई कंडीशन आप नहीं बना सकते उस कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर बनाते भी हो ना तो वो नल एंड वॉइड होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, और उस हद तक वो खारिज हो जाएगा। तो ना ही किसान का कोई ज़मीन जाएगा, इस कानून से जा सकता है, और ना ही मॉर्टगेज होता है। हालांकि उसमें एक प्रोविज़न है कि अगर वो स्पॉन्सर चाहे, वो कंपनी चाहे, तो उस खेत में, किसान के खेत में एक परमानेंट स्ट्रक्चर यानी कि इस्टेब्लिश बना सकता है, एक तरीके का ढांचा परमानेंटली बना सकता है, लेकिन वो दोनों की फ़ायदे के लिए होना चाहिए और म्यूचुअल कंसेंट से ही होना चाहिए। और वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे या तो कलेक्शन वो सेंटर बना सकते हैं छोटा सा, या वहाँ पे कृषि वैज्ञानिक को रख सकते हैं कि वो क्वालिटी चेक करता रहे कि भाई जिस टाइप का उन्हें फसल चाहिए वो वैसा क्वालिटी का फसल आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ उनको हेल्प करे कि किस टाइप के पेस्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पे कीड़ों को मारने के लिए, क्या इनोवेशंस किए जाए जिससे उपज ज़्यादा हो किसानों की। तो इस बेसिस से परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब करार हो जाएगा, मतलब कि जब वो एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद उस परमानेंट स्ट्रक्चर को हटाने का खर्चा जो होगा ना, वो स्पॉन्सर को ही लेना है, किसान को नहीं लेना है। और अगर वो स्पॉन्सर नहीं हटाता अपने खर्चे से उस परमानेंट स्ट्रक्चर को, तो वो परमानेंट स्ट्रक्चर माना जाएगा कि वो किसान का ही पार्ट है, वो किसान का ही हो जाएगा हक। तो ये भी कितनी अच्छी बात है, इसमें क्लियरली ये लिखा गया, तो कहीं से भी ज़मीन नहीं जा रही है
ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंध विरोध करने से पहले बिल को जानना ज़रूरी है। कहीं भी अंध विरोध करने मत लग जाइए। अब किसी की बात सुनकर, तो अब हम समझते हैं ये तो एक बात रही। साथ ही साथ इसमें अगर कोई चाहे तो जो फार्म सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी एग्रीमेंट का पार्ट बना सकता है। मान लीजिए फार्म सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि आपको सीड्स प्रोवाइड कर रहा है, जो बीज होता है, तो वो जो बीज दे रहा है ना, उसको भी आपको एग्रीमेंट में इंक्लूड करना है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कोई कृषि वैज्ञानिक है जो कि मदद कर रहा है कि किस तरीके से अच्छा फसल हो, तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इन सब लोगों को भी इंक्लूड किया जा सकता है, एग्रीमेंट का पार्ट बनाया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात थी। अब अगर हम मोटा मोटी इसका सार निकालें तो क्या है इसका सार? इस कानून को आने से क्या हुआ कि अब देखिए, पहली बात तो क्रॉप पैटर्न बदलेगा। क्रॉप पैटर्न क्या? क्योंकि हमें पता है कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्रॉप पैटर्न बदलने का मतलब कि अब लोग अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाएंगे। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी प्राइवेट कंपनी के, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी को मेडिसिनल प्लांट चाहिए, तो उस टाइप का वो एक तरीके का एग्रीमेंट होगा और किसान उसको भी उगाएंगे। तो अब क्या होगा? वैरायटी बढ़ेगा, डाइवर्स होगा। सिर्फ अनाज में सिर्फ गेहूं चावल की ही खेती नहीं होगी, और भी बहुत सारी खेती होगी। तो कितनी अच्छी बात रही। साथ ही साथ इनोवेशंस होगा। अगर कंपनी को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें चाहिए तो अच्छी सीड्स भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस वो किस तरीके से अच्छा ग्रोथ हो क्रॉप्स का, उसके लिए एजुकेट भी करेंगे फार्मर्स को, वो भी देखेंगे। तो इनोवेशंस भी बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, कॉम्पिटिशन्स क्या है? जब आप स्टेट के बाहर भी बेच सको अपने सामान को, या एक्सपोर्ट भी कर सको, बाहर भी एक्सपोर्ट कर सको, तो कितनी अच्छी बात है। एक कंपटीशन का माहौल होगा। जहां पे कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, वहां पे अच्छे चॉइसेस मिलेंगे। एक मैं बात और आपको बता दूं कि ये जो दोनों प्रोविजंस है जो हमने एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में जब कोरोना हुआ तो हम सब ने ये अनुभूति की कि हमें फ़ोन की या इंटरनेट की कितनी आवश्यकता थी। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, सब ने हमने इंटरनेट का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत यूज़ भी आया। तो सिर्फ ये इंटरनेट और मोबाइल जो सेवा है, ये सिर्फ हमारे तक ही क्यों सीमित रहे? आज हम बैठ के चाहे सोशल मीडिया, फेसबुक कुछ भी चला सकते हैं, OLX पे कुछ भी बेच सकते हैं, या कुछ भी मिंत्रा पे या कुछ भी फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं घर बैठे बैठे। तो आखिर ये किसानों को क्यों ना फ्रीडम दिया जाए? और ये कानून किसानों को फ्रीडम देता है, यानी किसान अब चाहे तो बैठे बैठे वो भी फ़ोन चला सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, ऑनलाइन मार्केट खुल गई। यहाँ बैठ के वो रेट देख सकते हैं, भाई किस राज्य में क्या रेट है, कहाँ पे मुझे अच्छा रेट मिलेगा। चाहे अगर मुझे ही बेचना हो, मैं घर बैठ के, मुझे इतना मेरे पास अनाज है, मैं डाल दूंगा उस ऐप पे, जो भी नियरेस्ट लोकेशन में होगा वो आके ले जाएगा। तो कितना आसान हो गया। लंबे लंबे लाइन में खड़े रहने से बेटर है घर बैठे बैठे इतना काम आसान हो गया। पहले हम मार्केट में जाते थे, शॉप्स में जाके कपड़ा खरीदते थे, समय निकालते थे। अब समय की सबको कमी है, तो अब घर बैठे बैठे ही हम मंगा लेते हैं कपड़ा। तो उसी तरह इन लोगों को भी ये क्यों ना इन चीज़ों से अवगत करवाया जाए? क्यों हम इनको इस चीज़ से रेस्ट्रिक्ट करके रखें, बाध्य करके क्यों रखें किसानों को? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? उनको भी तो ये आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आज का टर्म पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए। अब इससे वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर बेच भी सकते हैं अपने फसलों को, दूसरे कंट्रीज़ में भी बेच सकते हैं, अच्छा रेट भी मिल सकता है। तो कितना इन्होंने, इस कानून ने कितना, इसका दायरा कितना बड़ा आप ये समझ सकते हो, एकदम खोल दिया गया। जिस तरीके से 1991 में आई थिंक जो लिबरलाइजेशन लाया गया था, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया था, उसी तरह इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया गया था, इकोनॉमी को खोल दिया गया था पूरे वर्ल्ड के लिए। उसी तरह अब ये कानून क्या कर रहा है, ये किसानों के फसलों के इकोनॉमी को खोल दे रहा है। हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़रूरी है, गवर्नमेंट की भी एक बाउंडेशन होनी चाहिए कि इसमें कुछ गलत प्रैक्टिसेस ना हो, किसानों को नुकसान ना हो, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस जो कानून था यही था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर ये पंजाब और हरियाणा में मुख्य तौर पे इतना क्यों विरोध हो रहा है, और MSP का क्या मतलब है? अब देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, और फ्लैशबैक में आपको लेके चलता हूँ और कहानी सुनाता हूँ। रियल कहानी है ये। अब इसमें क्या रहता है कि जब देश हमारा आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संपूर्ण तरीके से हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने अनाज का
उत्पादन नहीं कर पा रहे होते हैं जिससे कि हमारी ज़रूरतें, हमारे देश की ज़रूरत पूरी हो पाए। यानी इतनी फसल नहीं हो पा रही थी हमारे देश में कि जिससे हम अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। और इसी के तहत क्या होता था कि जो अमेरिका था ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हमारे पे एक तरीके का खैरियत के तौर पे, खैरात में कह लो, या एहसान करता था हमें, और हमें गेहूं चावल जो अनाज है वो मुहैया करवाता था। लेकिन वो मुहैया भी जो होता था ना, वो बहुत ख़राब क्वालिटी के होते थे। और जब वो अमेरिका जो कंट्री है वो ये कार्य करता भी था ना उस समय, तो वो एहसान को जताता भी था। अब भाई आप खुद देख लो कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको पता है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति मेरे थ्रू मेरे से काम ले रहा है, और मतलब मैं उसे हेल्प कर रहा हूँ और मेरे बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो मैं चाहूँ तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। और अगर मैं कुछ बोल भी दूँ तो उस व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी में बॉस होते हैं, आपको पता है कि ये बॉस हैं, तो इनके थ्रू आपको रहना पड़ेगा। अब दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, या तो उसका चमचागिरी करेंगे, उसके पीछे जो बोलेगा हाँ में हाँ मिलाएंगे कि जिससे कि वो आदमी गुस्सा ना रहे, या फिर कुछ खुददार लोग होते हैं जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है और वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं और डायरेक्टली फेस टू फेस बात करते हैं। इंडिया में भी यही था। इंदिरा गांधी थी, और उससे पहले हम जानते हैं कि शास्त्री जी थे, तो वो भी खुददार व्यक्ति थे, लेकिन हालांकि उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद इंदिरा गांधी आई। अब हुआ क्या था कि 64-65 में भी सूखा पड़ गया था, और 65-66 में भी सूखा पड़ गया था, और हम जानते हैं कि 1962 में इंडो चाइना वॉर भी हो गया था। तो एक तो युद्ध से ग्रसित थे, सूखा पड़ गया था, और साथ ही साथ 1965 में भी, 1965 में भी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, युद्ध हुई थी भारत की। तो हालत बहुत खस्ता हो गई थी, और साथ ही साथ अनाज भी उतना नहीं हो रहा था। तो अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, और गवर्नमेंट ने मिलकर ये कोशिश किया कि एक हरित क्रांति लाया जाए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए। तो अराउंड 65 या 66 के अराउंड ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई। बाहर से सीड मंगवाया गया, अच्छे जो बीज मंगवाए गए, अलग अलग प्रैक्टिस किए गए। तो जो मुख्य तौर पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, दैट वाज डन इन पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि पंजाब और हरियाणा राज्य में हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ भी थी, और इसीलिए वो इनोवेशंस भी वहाँ पे समृद्ध तौर पे, और वहाँ के किसान भी बहुत समृद्ध हुए। क्योंकि हम पंजाब को जानते हैं कि भाई इट्स अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, बहुत अच्छी वहाँ की मिट्टी है, बहुत अच्छी फसल होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारे देखते हुए हरित क्रांति आई, और अराउंड 1980s आते आते तक हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए अनाज के मामले में। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए, तब भी इतने लाखों लोग या इतने लोग क्यों मर जाते हैं बिना खाना का, यानी बिना अनाज के, बिना फसले के, बिना भूख से इतने लोगों की क्यों मृत्यु हो जाती है। तो मैं बता दूं कि आफ्टर 1980s हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए उत्पादन में, प्रोडक्शन में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गया। पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था, लेकिन वो सही तरीके से हम कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लोगों की मृत्यु होने लगी। लेकिन मैं बता दूं, हम उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट भी हो चुके थे, और सेल्फ सफिशिएंट से ज़्यादा, मतलब अपनी आवश्यकता से हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे, इसीलिए हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, बाहर भी बेचना शुरू कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हरित क्रांति का फ़ायदा हुआ। लेकिन अब भाई जब इसके दरमियान हरित क्रांति लानी थी, तो हमें किसानों को तो इनकरेज करना था। अब किसानों को किस तरीके से इनकरेज किया जाए कि वो फसल उगाएं? तभी इनकरेज होंगे ना जब उनको एक एश्योरेंस रहेगा कि हाँ भाई जब मैं उगा रहा हूँ तो मुझे इतना इस पे पैसा मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट ले आया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर आप ये अनाज उगाओगे तो आपको ये हम एश्योरेंस देते हैं, सरकार ये गारंटी देती है कि हम आपकी अनाज को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और इतने प्राइस पे खरीदेंगे। तो एक तरीके से इनकरेज किया गया किसानों को कि वो अनाज फसल बोएं और उगाएं। तो ये बात रही एमएसपी की। अब देखिए, हालांकि जो एमएसपी कहने को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें भी कैसे करप्शन फैला हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि पंजाब और हरियाणा के लोग जो हैं इसमें क्यों बढ़ चढ़ के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहली बात, गेहूं और चावल को हम देखते हैं, तो जो चावल है ना, जो राइस है, अराउंड पंजाब और हरियाणा को हम मिला देना तो अराउंड 88%, मिस्टेक आगे पीछे कुछ डाटा हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट का,
लेकिन अराउंड 88% जो है ना वो MSP पे जाता है। अब समझ में आपको, पंजाब हरियाणा का जो 88% राइस जो है ना उस पे MSP मिलता है किसानों को, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है कि सरकार एक सपोर्ट प्राइस रख देती है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो आप हमारे पास लेके आइए गोडाउन में और हम आपसे वो चीज़ ले लेंगे और इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम प्राइस हम इतना आपको देंगे ही देंगे। तो ये एक करार होता है। तो 88% सोचिए MSP मिलता है जो वहाँ का चावल जो उगता है। और हम बाकी राज्यों की बात करें तो बाकी 4 राज्यों को आई थिंक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, अगर इनको मिला दें है ना, ये मतलब बड़े राज्य हैं जहाँ पे मुख्य तौर पे राइस का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ 44% ही MSP मिल पाता है इनको। यानी ये जो बेचते हैं 4 स्टेट, इन पे इनके राइस पे, इनके चावल पे सिर्फ 44% को ही MSP मिल पाता है। तो सोचिए कितना अंतर है, एक है 88% और एक है 44%, 4 राज्यों को मिलाने के बाद भी सिर्फ 44%। अब हम आते हैं वीट पे। तो जो गेहूं है उसका आई थिंक 70% जो है वो MSP मिलता है पंजाब और हरियाणा से। और अगर हम 2 राज्य बात करें, अलग जो 2 मुख्य राज्य हैं जिसमें MP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं गेहूं के मामले में, तो उसमें सिर्फ 23% ही MSP मिलता है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पंजाब और हरियाणा के लोग क्यों बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है ना, जो किसानों की जो आय, जो कहते हैं हम, जो इनकम है, वो पूरे तौर से MSP पर बेस्ड है। देख लीजिए, क्योंकि 88% MSP मिल रहा है राइस पे और वीट पे 70%। तो इससे आप समझ सकते हो। अब हमें समझना है कि MSP कैसे काम करता है। तो देखिए, MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है ना, आई थिंक 23 क्रॉप्स पे 22+1 कॉमर्शियल क्रॉप हो गया शुगर के, तो उन पे MSP का एक तरीके का गारंटी लेती है कि ये APMC में जब भी बिक्री होगी तो ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो कि सेट करेगी गवर्नमेंट, नोटिफाई कर देती है और कहती है कि APMC में इसी अमाउंट पे बिक्री होगी। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। और ये भी बता दूं मैं, इसमें वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती MSP के लिए। तो यानी कि अगर बिक्री होता भी है तो वेजिटेबल, फ्रूट्स के लिए MSP अवेलेबल नहीं है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा इन चीज़ों के लिए। और भी मैं बता दूं कि MSP गारंटी तो है सरकार की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें कहती है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा APMC में वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, मान लीजिए अगर सरकार नहीं खरीदती है तो आप सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चावल लेके आओ और वहाँ पे FCI के गोडाउन होते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, तो वो फूड कॉरपोरेशन खरीद लेगी MSP पे अगर कोई नहीं खरीदता है। यानी कि इस तरीके से उदाहरण से समझिए कि जिस तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनमें मिनिमम वेजेस एक्ट सरकार ने बनाया है कि भाई इतना वेजेस तो मिलना ही चाहिए अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री में लेबरर्स काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये नहीं कहती कि अगर मान लीजिए उन लेबरर्स को नहीं मिल रहा मिनिमम वेज, तो सरकार नहीं कहती कि भाई आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन एक नियम है कि भाई इतना मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार गारंटी नहीं दे रही है कि भाई अगर तुम्हें लेबरर्स को नहीं मिल रहा पैसा तो आओ हम दे देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। एक कानून सेट किया गया कि इतना पे बिक्री होना चाहिए और उसमें से सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चावल जो है ना, उसी को सरकार कहती है कि अगर APMC में नहीं कोई खरीद रहा है उस रेट पे तो आइए आप हमारे गोडाउन में बेचिए, हम आपको MSP पे देंगे। तो सिर्फ यही 2 चीज़ों के लिए देती है, बाकी किसी पे नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं बता दूं जो गोडाउन में कैसे बिकता है। देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्यों लेती है, आपको पता होगा कि एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि 2013 में लाई गई थी। जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी तो उसने ये इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो अब इसके तहत क्या होता है, वन ऑफ द सबसे बड़ा स्कीम है, मैं कह दूं आपको, अराउंड 90 करोड़ पीपल को इसके थ्रू जो है ना अनाज मुहैया करवाया जाता है। अनाज में क्या क्या, गेहूं, राइस जो है आई थिंक 3 रुपीज़ पर केजी, वीट जो है आई थिंक 2 रुपीज़ 1 पर केजी, और ये 5-5 केजी हर इंडिविजुअल को मिलेगा। तो सोच लीजिए कितनी अच्छी बात है कि कितने सस्ते दाम में ये सारे जो हैं अनाज मुहैया करवाए जाएंगे। तो इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये दिया जाता है और लगभग 90 करोड़ लोग जो हैं इससे लाभान्वित हैं और 67% जो है ना पॉपुलेशन इंडिया का, उनको ये मिलता है। पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को 67% जो है इंडिया के पॉपुलेशन का, उसका 67% को ये स्कीम के बेनिफिशियरी हैं वो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो भाई इतने लोगों को अनाज मुहैया करवाने के लिए इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा ना।
तो क्या करती है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, किसानों से अनाज खरीदती है, इस रेट पे एमएसपी पे खरीदती है। तो अब ये इकट्ठा करती है और उसमें मिड डे मील होते हैं, जो हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में बच्चे जिनको जाते हैं उनको खाना दिया जाता है मिड डे मील के तहत। साथ ही साथ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिस पे अभी हमने कहा कि अनाज मुहैया करवाया जाता है, जिससे कि खाना ना मिलने से किसी की मृत्यु ना हो। तो ये सारे एक्ट को गवर्न करने के लिए अब हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमारे पास गोडाउन होने चाहिए, लेकिन फूड कॉरपोरेशन के पास इतने गोडाउन है ही नहीं। तो ऐसे आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कितने अनाज जो है रखे रखे सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े। अब देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है, कैसे एमएसपी जो है वो नहीं मिल पाता है किसानों को। कहने को तो एमएसपी है, लेकिन मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ 6% जो है ना किसान, उन्हीं को एमएसपी पे उनका फसल बिक पाता है, सिर्फ 6% लोगों का। तो अब देखिए कैसे कार्य होता है। तो एमएसपी तो अब ये सेट हो गया। अब क्या करती है ना कि जब किसान जाते हैं बेचने के लिए तो क्या करने लगते हैं, वहाँ फूड कॉरपोरेशन वाले कहने लगते हैं कि भाई अभी है तो हमारे पास पहले से भरा हुआ है, हमें अभी फैसिलिटी नहीं है स्टोर करने के लिए अनाज। तो सोचिए वो किसान उतना दूर से ट्रांसपोर्ट करके लेके आता और फिर वो बोलते हैं कि भाई बहुत लंबी लाइन है, अभी बंद हो गया है दुकान, या कुछ बहाना मार देते हैं। फिर वो किसान लेके ट्रांसपोर्टेशन लेके जाता है, तो उसका ले आना ले जाने में खर्चा, प्लस एमएसपी पे मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसी को देखते हुए क्या करते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ अलग से लोग आते हैं, और वो लोग जो होते हैं ना उनका साठ गांठ होता है इन एफसीआई गोडाउन वाले लोग से। वो जब आते हैं उनको क्या करते हैं, कम रेट पे उनसे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि भाई किसान भी चाहता है कि कौन झंझट करेगा, जाएगा खड़ा होगा लाइन लगाएगा, फिर वो लोग मना कर देंगे। तो इससे बेटर है कि इन लोगों को ही बेच दो कुछ कम दाम में। तो वो खरीद लेते हैं, और वो जब जाते हैं तब एफसीआई लोगों के पास जगह होती है रखने के लिए, क्योंकि भाई उन्हीं के लोग रहते हैं, और उनसे वो फिर परचेस कर लेते हैं। और पेपर में क्या दिखाते हैं कि उन्होंने ये किसान से इस रेट पे, यानी जो एमएसपी सेट किया गवर्नमेंट ने, उसी रेट पे उनसे वो फसल खरीदी है। और यहाँ पे करप्शन हो जाता है, वो जो पैसा बीच का होता है वो लोग मार लेते हैं, खा जाते हैं। ऐसा हालांकि सब नहीं करते हैं, लेकिन आप इस डाटा से समझ सकते हो कि सिर्फ 6% किसान ही बेच पाते हैं एमएसपी पे। सोच लीजिए आप, तो कितना करप्शन होगा। ये एक बात रही। और भी क्या बहुत टाइप्स के इसमें करप्शन होते रहते हैं, तो इसीलिए एमएसपी पे बिक नहीं पाता। कहने को तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन करप्शन बहुत है, चरम सीमा पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि क्या ये जो विरोध हो रहा है, क्या सच में इस विरोध की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक किसान है जो कि एक छोटे से राज्य में है, मान लीजिए झारखंड में रह रहा है, वो उगाता अपने फसल को। अब देखिए किस तरीके से रेट जो है ना उस फसल का बढ़ते चला जाता है। वो मान लीजिए उसको सिर्फ आलू जो उगाता है ना, वो 6 रुपये में एपीएमसी में बेचता है, ठीक, 6 रुपीज़ में, यानी कि उस आलू पे उसको सिर्फ 6 रुपया मिलता है, मुनाफा होता है। मुनाफा भी नहीं कहे, सिर्फ 6 रुपीज़ उसको मिलता है। अब जब ये आलू जाता है एपीएमसी में, तो एपीएमसी में भी बिकेगा, वहाँ पे भी होलसेलर्स आते हैं, मार्केट्स होते हैं, नीलामी होती है, बोली लगती है, तो वो खरीदते होंगे। मान लीजिए वो 10 रुपये में खरीदते हैं, क्योंकि भाई एपीएमसी जो खरीदेगा, जो बेचेगा, वो कुछ रेट में ही खरीदेगा, तो वो 10 रुपये में ख़रीद लिया। अब मान लीजिए वहाँ से होलसेलर जो हैं वो जाके क्या करते हैं, किसी को बेच देते हैं। मान लीजिए वो रांची चले जाते हैं, झारखंड के राजधानी में। अब वहाँ पे जिस होलसेलर को, रिटेलर को वो बेचते हैं, उसको मान लीजिए वो 15 रुपये में बेच देते हैं, कि भाई उनको भी कुछ प्रॉफिट कमाना है, 10 रुपये में खरीदें तो 15 में बेचेंगे। अब देखिए कैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहा है। तो 15 रुपये हो गया। मान लीजिए वो रांची वाला क्या करता है, दिल्ली में बेच देता है, और दिल्ली में किस रेट पे बेचता है, 25 रुपयों पे। यानी 15 रुपये में उसने खरीदा और वो बेच कितना रहा है, 25 रुपये में। यानी अब आलू का रेट जो 6 रुपया में किसान ने बेचा, अब उसका रेट कितना हो गया, 25 रुपीज़। पूरे खेल को समझिए, दिल्ली में आते आते अब 25 रुपये हो गया। भाई दिल्ली में भी तो अलग अलग जोन्स है ना, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली। तो अब क्या होता है, अब यहाँ से अलग अलग रीजन्स में, मंडिया में वो जाती है आलू। तो अब मान लीजिए वो उसका रेट जो होता है साउथ दिल्ली में आते आते, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए वो 35 रुपया हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में वो मार्केट में आता है, तो अब 35 रुपया वो हो जाता है। अब वहाँ से जो रेडी वाला होता है, जो आपके घर के सामने बेचने आता है वो वेजिटेबल्स को, तो वो आलू का जो अब रेट होता है वो 35 रुपये में ख़रीदता है,
और फिर वो जब आपको बेचने आता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट करेगा, तो वो बेच देता है 40 रुपये में। तो सोचिए जो किसान ने उसको सिर्फ 6 रुपया में बेचा, यानी किसान जो उसको उगा रहा है उसको सिर्फ 6 रुपया मिल रहा है, और कंज्यूमर्स के लिए वो कितना राइज हो जा रहा है, प्राइस 40 रुपीज़ हो जा रही है। यहाँ से कंज्यूमर को भी जेब पे असर पड़ रहा है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ग्राहक, हमारे भी जेब पे असर पड़ रहा है, हमें भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट देना पड़ रहा है। और ये हाई अमाउंट जो हमें देना पड़ रहा है, क्या ये हाई अमाउंट 40 रुपीज़ क्या पूरा किसान को मिल जा रहा है? नहीं, सिर्फ 6 रुपया मिल रहा है। तो सोचिए कितना गड़बड़ है ये पूरा। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जितने लोग बीच में आते चले जाएंगे, मिडिलमैन्स जितने आते चले जाएंगे, उसका कमीशन भी बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे कमीशन बढ़ेगा उनको प्रॉफिट भी करना है, उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये कानून क्या कर रहा है? इसी मिडिलमैन को ख़त्म कर रहा है, अगर आप ध्यान से समझो तो। अब जैसे जैसे ये मिडिलमैन ख़त्म होते चले जा रहे हैं, बीच के लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, अब उसका रेट भी कम होता चला जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जो मैं अगर साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लूँ, तो वहाँ पे किसान अगर बेचते हैं आलू, तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए 40 रुपीज़ है, तो उनमें 32 रुपीज़ किसानों को जाता है। तो उनसे लाइफस्टाइल भी चेंज होगा किसानों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यही कानून क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू इन मिडिलमैन्स को ख़त्म कर दिया, इन बिचौलियों को ख़त्म कर दिया। तो उसके रेट पे भी असर पड़ा, यानी कंज्यूमर्स के भी, यानी हम अगर ग्राहक हैं तो हमें भी कल को देखना पड़े कि हमें भी कम रेट पे जो है वो सब्जियां मिलेंगी, या जो भी फसल है वो मिल सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि वो जो फसल का जो रेट होगा ना, आप डायरेक्टली फार्मर्स को पे कर सकते हो, या कंपनी जो होगी ना, अब जैसे आशीर्वाद आटा है वो भी खरीदती है किसान के थ्रू या एपीएमसी मंडी के थ्रू, आते आते वो पैक होते होते उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता है। तो अब वो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी जब परचेस करेंगी किसानों से, तो उसका प्राइस भी कम होगा, क्योंकि इनके बीच में मिडिलमैन्स नहीं होंगे, और प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो आप भी जो मार्केट से खरीदने जाओगे उसका भी प्राइस कम हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी थी कि इस कानून का टोटल आउटकम क्या हो सकता है और ये क्या करता है, सिंपल लैंग्वेज में। अब ये तो बात रही कानूनों के बारे में, और एक अब हम छोटा सा लास्ट कानून में आ जाते हैं, दैट इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब ये देखिए, बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो थी वो 1955 का एक्ट था। जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, उनकी सरकार ने लाया था, क्योंकि उस समय क्या होता था ना, एक प्रैक्टिस होती थी कि लोग क्या करते थे, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं ना, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको स्टोर कर लेते थे, जिसे हम होर्डिंग कहते हैं अंग्रेजी में। होर्डिंग में क्या होता है कि आप देख रहे हो कि भाई वो आपने क्या किया, मान लीजिए कि देख रहे हो कि प्याज का दाम, क्या करते हो कि जो भी आ रहा है उसको स्टोर कर लेते हो और थोड़ा थोड़ा सप्लाई करते हो, ज़्यादा सप्लाई नहीं करते हो, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम मात्रा में कर रहे हो और आप स्टोर कर रहे हो। और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में, तब आप क्या करते हो, हाई रेट पे उसी प्याज को बेचने लगते हो। तो इससे आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक तरीके का गलत कंपटीशन कर रहे हो, और उससे कंज्यूमर्स के जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी को देखते हुए ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ने क्या किया था कि एक लिमिट बना दी थी कि आप इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हो इन वस्तुओं का, मतलब इन टाइप के जो फसल हैं या जो भी चीज़ें, उसमें एक लिमिट बांध दी कि इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो, जिससे कि होर्डिंग जो ये एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिस थी, इस पे लगाम लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि अब आज के तौर में जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हो, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनको भाई बड़े लेवल पर चाहिए, भाई अगर अचार बनाना है, चाहे कॉटन के कपड़े बनाने हैं, उनको रॉ कॉटन चाहिए, तो बहुत मास लेवल पे चाहिए, उसका स्टोर भी करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने एक्टिविटीज़ को कैरी कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन के लिए उनके पास स्टोरेज भी उन्होंने व्यवस्था रखा, लेकिन स्टोरेज के लिए जब वो स्टोर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1955 का, ये उनको बाध्य कर देगा, ये उनको रोक देगा करने से। तो इसी के तहत सरकार ने क्या किया, द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट लाया इस एक्ट में, उसी को संशोधन कर दिया, उस ओरिजिनल एक्ट के अंदर संशोधन क्या कर दिया कि उस लिमिट को एक तरीके से हटा दिया और कुछ एक्सेप्शनल केस डाल दिए जिसमें लिमिट लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तब रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट, या वॉर फेमाइन हो रहा है वगैरह, उसमें कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए। तो अब क्या हुआ कि अब जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो स्टोर करके रख सकती हैं, उन पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि वो जो एक्ट था ना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो क्रिमिनल ऑफेंस बना देता था, यानी आपराधिक मामला चल सकता है आपके ऊपर। और अपराध जो सिंपल नियम होता अपराध का कि भाई जो
आप पे ऊपर लांछन लगा रहा है, यानी जो एलिगेशंस लगा रहा है उसे प्रूफ करना है कि आप अपराधी हो। लेकिन इसमें उल्टा था, अगर सरकार कह दे रही है कि आपने अपराध किया तो उल्टा आपको ये साबित करना है कि आप अपराधी नहीं हो। तो ये बहुत भयंकर टाइप का एक तरीके का ऑफेंस था। तो इसी को देखते हुए इसमें लचीलापन लाया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया। तो अब इसमें ये संशोधन हो गया है, तो इसीलिए छोटा सा कानून है। अब एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि आप ये भी सोच रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मान लो कल को किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कर ली, भाई प्राइस फिक्स हो गया, रिलायंस ने बोला कि हाँ भाई हम चलो आपको मान लीजिए 40 लाख टन के लिए, 40 लाख केजी के लिए आलू के लिए हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, या जो भी लमसम अमाउंट 50 लाख रुपीज़ देंगे। लेकिन अब क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू होता है, अब किसान देखता है भाई इसका तो मार्केट वैल्यू बढ़ गया, यानी कि मार्केट में अब इस आलू का तो रेट बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि अब वो सोचता है कि अब मैं अगर इस आलू को बेचूं मार्केट में तो मुझे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा, और मैं बेच रहा हूँ रिलायंस कंपनी को 50 लाख रुपये में, तो ये तो मेरा घाटा हो रहा है। तो मैं बता दूँ सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया है और कहा है कि अगर कोई कानून ऐसा आप बनाते हो ना, मतलब कि ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एग्रीमेंट बनता है, तो उसमें आप पहले से ये क्लॉज डाल सकते हो कि एक तो मिनिमम एश्योर्ड प्राइस है कि आपको मिलेगा ही, और प्री फिक्स प्राइस है, और एक फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोविज़न डाल सकते हो। यानी कि अगर कल को ये किसान चाहे तो ये चेंजेस ला सकता है कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है उसका, वो उन चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का, तो वो डिमांड कर सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी प्राइस में, फिर वो डिमांड कर सकता है अपने स्पॉन्सर से और वो कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़न वो डाल सकता है। साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक फोर्स मेजर का भी क्लॉज है। फोर्स मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में आप देखोगे फोर्स मेजर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो पॉइंट होता है वो डाला रहता है। फोर्स मेजर क्या है, मान लीजिए कल को कोई इम्पॉसिबिलिटी हो जाता, मान लीजिए वो कल को किसान को हार्ट अटैक आ गया, या कुछ ऐसी घटना घट गई जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय घटना, डिवाइन एक्ट, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, और उसको उस दिन सप्लाई करना था उस प्राइवेट कंपनी को, तो वो प्राइवेट कंपनी दौड़े दौड़े ये नहीं कहे कि आ सकती कि भाई उस किसान ने अपने एक्ट को नहीं परफॉर्म किया, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था उसने नहीं परफॉर्म किया, तो हम उससे पेनाल्टी लेंगे, कंपनसेशन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन एक्ट था, दोनों के लिए शामिल है, प्राइवेट कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ ये आपका फार्मर्स के लिए भी। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं ना जो आपको आश्चर्य कर देगी, बहुत रोचक बातें हैं ये, कि आपको लगेगा भाई आखिर विरोध हो क्यों रहा है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं अलग अलग राज्यों का कि उन अलग अलग राज्यों में कैसी व्यवस्था चल रही है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो पूरा सिस्टम जो हम अभी पढ़ रहे हैं बिल के अंदर, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है फार्म्स बिल के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से ये लागू हो चुका। महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये चल रहा है, जहाँ पे वो सिस्टम होता है प्राइवेट मार्केट का, यानी कि एपीएमसी के समानांतर 2 अलग सिस्टम्स हैं। एक है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस, और एक होता है प्राइवेट मार्केट। प्राइवेट मार्केट क्या है कि मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी वो अपना एक मार्केट सेट करेगी और वहाँ किसान आके बेच सकते हैं। उसका कुछ कंडीशंस है कि 5 एकड़ लैंड होना चाहिए और आपको वो डेवलप करना होगा उस प्राइवेट कंपनी को, रोड्स होने चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी तक आई थिंक 18 प्राइवेट मार्केट्स हैं महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, हाँ, डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस क्या होता है, मान लीजिए बिग बास्केट या रिलायंस कंपनी है, उनको चाहिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक कलेक्शन सेंटर खोल देंगे उन्हीं के फार्म गेट के सामने, उन किसानों के खेत के सामने एक फार्म गेट खोल देंगे, जहाँ पे किसानों को ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं है, वहीं ला के पास में वो कलेक्शन सेंटर में जमा कर देंगे। और बहुत अच्छी बात रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं, वो कलेक्शन सेंटर में वो वैज्ञानिक होते हैं, वो चेक करेंगे क्वालिटी, बस हो गया काम, और वहाँ से वो अपने फैक्ट्री में ले जाएगी कंपनी। तो ये भी है, डीएमएल का भी कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस के। और मैं बता दूं वहाँ पे एपीएमसी जो है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एपीएमसी भी आई थिंक 45 या 48,000 करोड़ का व्यापार करती है। और साथ ही साथ जो ये समानांतर सिस्टम है, यानी कि डीएमएल और प्राइवेट मार्केट, ये भी 11,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। ऐसा कह रहे हैं कि भाई कल को ऐसा अगर हम ये कानून लेकर आते हैं तो कल को क्या होगा कि जो एपीएमसी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए दोनों कानून साथ में दोनों सिस्टम साथ में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक एग्जांपल है। अब हम बिहार का एक रोचक एग्जांपल लेते हैं। बिहार में भी आपने देख रहे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आके खड़ी हो रही हैं कि भाई ये कानून बिल को वापस लो। लेकिन रोचक बात ये है कि ये कानून बिल जो है ना बिहार में, ये ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया है। उसकी वैधता आई थिंक 2006 में ही ख़त्म कर दी गई थी। क्यों?
इसका भी एक कहानी है। क्या होता था ना कि वहाँ पे जो किसान होते थे वो जब जाते थे बेचने के लिए, तो एक तो उनको बहुत सारा सेस पे करना पड़ता था, टैक्सेस पे करने पड़ते थे, और साथ ही साथ लंबा लाइन में खड़ा रहो, वजन करवाओ। साथ ही साथ क्या होता था कि उनको जो पेमेंट मिलती थी ना उन फसलों पे, वो पेमेंट में भी 4-5 महीने का डिले हो जाता था। तो अब किसान लोग क्या सोचे कि इससे बेटर है वहाँ पे जाओ, उससे बेटर है कि आप उनके पास ही कुछ बड़े बड़े कमीशंस एजेंट्स आ जाते थे, उन्हीं को वो डायरेक्टली बेच देते थे कुछ 1400 या 1500 में। मान लीजिए उसको वो 1700 या 1780 रुपया मिल रहा है वहाँ पे, और ये आके जो कमीशन एजेंट से 1600 में ख़रीद लिया। तो इससे बेटर ये होता था कि हाथ के हाथ ही उनको पैसा मिल गई, 4-5 महीना के लिए वेट नहीं करना है पेमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो इसी को देखते हुए बिहार में APMC की जो बाध्यता थी वो ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, और इसीलिए बहुत लोग वहाँ पे जानेंगे भी नहीं कि APMC होता क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग कह रहे हैं कि APMC ख़त्म हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, आप बिहार का एग्जाम्पल ले लो, APMC वहाँ पे है ही नहीं, तब भी काम चल रहा है। अब हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं दिल्ली में, जिसमें कि दिल्ली जो है देश की राजधानी, जहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट जो है ना उसकी जो बाध्यता थी APMC में बेचने की अनिवार्यता, वो भी ख़त्म कर दी गई है। कर्नाटक में एक कंपटीशन का सिस्टम चलता है जिसे हम कहते हैं रायतू बाज़ार, वहाँ पे कंपटीशन चलता है। तो वहाँ भी ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो इसीलिए बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, इस पूरा सार यही है कि मुझे लगता है कि इस कानून को सरकार को वापस लेना सही नहीं है। हाँ, कुछ संशोधन है, जैसा मैंने आपने कहा कि जुडिशियल इंटरवेंशन होना चाहिए, प्लस क्योंकि APMC को जब आप ख़त्म कर, क्योंकि देखिए APMC में टैक्स देना पड़ रहा है, और जब आप इसमें ट्रेडिंग करोगे तो टैक्स नहीं होगा, तो ऑब्वियसली लोग APMC में जाना नहीं चाहेंगे, तो APMC ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। तो APMC में भी जो लोग काम करने वाले हैं, जो कमीशन एजेंट्स हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनका जो होगा ना एक तरीके का मतलब नौकरी ख़त्म हो जाएगा, जॉब ख़त्म हो जाएगा। तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर देने से प्रॉब्लम हो सकती है। नया सिस्टम है यहाँ पे, ये भी मैं मानता हूँ कि सरकार को थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत हो गया, क्योंकि अब क्या लग रहा है पंजाब हरियाणा लोगों को, क्योंकि उनकी इकोनॉमी MSP पे ही टिकी, तो उनको लग रहा है कि MSP ख़त्म कर दी जाएगी। हालांकि क्लैरिफिकेशन दिया है सरकार ने, MSP नहीं हटाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन का माहौल हो गया, पूरा हड़बड़ दड़बड़ में हुआ, तुरंत सब कुछ किया गया। तो इसीलिए यहाँ पे एक वार्ता होनी चाहिए थी, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था फार्मर्स को, उसके बाद ये बिल को पारित करवाना चाहिए था, तो इतना हंगामा मेरे हिसाब से नहीं होता, और इसीलिए बातचीत होता तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता। तो ये हुआ प्रॉब्लम, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि सरकार को इस कानून को वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म ज़रूरी है। जिस तरीके से 1991 में LPG लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया गया, इकोनॉमी को खोल दिया गया, उसी तरह अब यहाँ भी परिवर्तन की ज़रूरी है, क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन, एक ही चीज़ आप लेके नहीं चल सकते हो। हालांकि इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, तो प्रॉब्लम में एंटिसिपेट करना होगा, गवर्नमेंट को देखना होगा क्या प्रॉब्लम हो रही है, मदद करना होगा, नहीं कि सिर्फ बना के कानून छोड़ दिया गया। ये बहुत ज़रूरी बात है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, ये हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी लोग पसंद नहीं करते होंगे, या आपने देखा होगा कि आपको भी पर्सनल लेवल पे लोग पसंद नहीं करते होंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे, सब जगह होते हैं। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि अगर आप पर्सनल लेवल पे उस इंसान को नहीं, यानी व्यक्तिगत तौर पे अच्छा नहीं लग सकता है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई वो अच्छा कार्य कर रहा हो, जब कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहा हो, तो अगर आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हो, कम से कम उसका विरोध तो मत करो, अंध विरोध तो मत करो कि सिर्फ वो व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूं व्यक्तिगत तौर पे, तो इसीलिए वो जो भी कार्य करेगा वो सब गलत ही होगा, उसका मैं सिर्फ विरोध ही करूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब हम पर्सनल लेवल पे किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो अगर हम उसे इनकरेज नहीं कर सकते हैं तो उसे हम निराश भी ना करें। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि कल को इसका जो इफेक्ट होगा ना वो हम सबके ऊपर ही होने वाला है। ज़रूरी बात यही है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ पे प्रतिक्रिया देने से सोचिए, रुकिए, थमिए और तब उस बात पे गौर करिए। हालांकि मैं प्रेजेंटली बता दूं कि अभी क्या हो रहा है। अभी का माहौल ये है कि जो ये कानून थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानून पे अभी के हिसाब से स्टे लगा दिया है, और उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात कही है कि वो एक कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी बना भी दिया है,
और वो कमेटी क्या होगी, जितने भी ग्रीवियंसेस होंगे यानी जितने भी शिकायत होंगे किसानों की वो सुनेगी और वो रिपोर्ट सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसके बाद फैसला लेगी कि क्या इस कानून को स्टे पे रखना है, यानी अभी स्टे ऑर्डर पास है, यानी कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा कानून जब तक कि ये कन्फ्यूजन या होर हंगामा खत्म नहीं हो जाता, और जब तक कि वो कमेटी जो है ना किसानों से बात करने के बाद जब तक कि वो रिपोर्ट सबमिट ना कर दे। तो रिपोर्ट सबमिट होगा और उसके बाद ही अगला कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी कि क्या इस कानून को आगे मतलब होल्ड पे रखना है या इस कानून को फिर से फोर्सफुल बना देना है, यानी कि फिर से वो अपने पावर में आ जाए और इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए। तो अभी फिलहाल ये होल्ड पे है, ये इसका अभी प्रेजेंट सिनारियो। धन्यवाद।